गुड मॉर्निंग बच्चों। मनपा माध्यमिक शिक्षण विभाग में आप सभी मनपा माध्यमिक शिक्षण विभाग में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आज के इस ऑनलाइन सेशन में कक्षा 9वीं भूगोल इस विषय के अंतर्गत हम लोग पाठ क्रमांक 2 आंतरिक हलचलें, इस पाठ के अंदर जो निम्नलिखित घटक है उन घटकों का अध्ययन जो है वह हम करने वाले। हेलो सर, हेलो सर, बल्लारे सर, बल्लारे सर, बल्लारे हाँ सर। सर बोला। हाँ सर काय झालं? स्क्रीन शेअर बंद होत आहे वारंवार। दो आंतरिक हलचलें, इस पाठ में जो है का अध्ययन हम लोग करने वाले हैं। इसके पहले क्लास में आप लोगों ने आंतरिक हलचलें अंदर घटकों का अध्ययन कर चुके हो आप लोग, जैसे कि आंतरिक भू हलचलों का वर्गीकरण। उसमें वर्गीकरण जो किया गया था वह गति, दिशा, भूरूप, इनके आधार पर वर्गीकरण किया था। जैसे जो पर्वतीय महाद्वीपों की निर्मित होती है, उसके बाद दिशा, इसमें क्षितिज समांतर भू हलचलें, ऊर्ध्वगामी तथा अधोगामी भू हलचलें, भूरूप में महाद्वीप, पठार, उच्च भूमि निर्मित करने वाली पर्वतयुक्त वलीकरण, भ्रंश की प्रक्रिया है। इसकी जो जानकारी जो है वह हमने इसके पहले के क्लास में आप लोगों ने लिया है। उसमें आप लोगों ने वलित पर्वत, भ्रंशोत पर्वत और भ्रंश घाटी, इसकी भी जो जानकारी है यह आप लोगों ने लिया है। आज हम देखेंगे द्रुत भू हलचलों में भूकंप। भूकंप शब्द से आप लोग परिचित हो। भूकंप जो शब्द है इसको अंग्रेजी में अर्थक्वेक भी बोला जाता है। और आपके सामने जो एक समाचार दिख रहा है, वह समाचार पढ़ने के बाद हमें पता चलता है कि भूकंप क्या है, ये कितना विनाशकारी है। सबसे पहले हम देखेंगे कि भूकंप, हमने पाठ के आरंभ में, आप लोगों ने पाठ के आरंभ में ही भूकंप के समाचार का अध्ययन कर चुके हो। आप इस समाचार का अध्ययन कर चुके हो। भूकंप की अगर बात करते हैं तो भू अर्थात जमीन, और कंप का अर्थ होता है कंपन होता है। कंपन मतलब क्या? कांपना, थरारने की क्रिया, इसे कंपन कहा गया है। भूकंप की तीव्रता एवं परिणाम, यह जानकारी जो है वो आपको प्रारंभ में ही दी गई है। और अब हम देखेंगे कि पृथ्वी के आंतरिक प्रक्रियाओं में
से उत्पन्न होने वाली द्रुत भूअंचली भूकंप के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे और ज्वालामुखी। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो भूकंप है। अभी मैं आपको कुछ स्क्रीन पे चित्र में आप लोगों के सामने दिखा रहा हूं। यह चित्र देखने के बाद, ये पिक्चर देखने के बाद आपको कुछ यहाँ पे अनुमान जो है वो लगा सकते हैं, एक निष्कर्ष लगा सकते हैं कि भूकंप कैसे होते हैं, कौन कौन से उसके नुकसान है, किस प्रकार के। यहाँ पे देखो भूकंप का यह चित्र देखने के बाद हमें पता चलता है बच्चों, तो यहाँ पे विनाशकारी जो बड़ी बड़ी जो इमारतें हैं, बिल्डिंग है, वो गिर चुकी है। यहाँ पे वित्त हानि हुई है। उसके साथ साथ ये देखिए हमारे महाराष्ट्र राज्य में भी 30 सितंबर 1993 को लातूर में भी भूकंप हुआ था। उसके कुछ इमेज जो है यहाँ पे आप लोग देख रहे हो कि किस प्रकार के कारण, भूकंप के कारण नुकसान जो है वो होते हैं। ये सभी इमेज देखने के बाद आप लोगों को पता चलेगा। अभी 2015 में जो समाचार पत्र में जो ये आप न्यूज दिख रही हो, ये नेपाल में भूकंप हुआ था। लगभग 1500 लोगों का यहाँ पे मृत्यु हुआ था। और अन्य देश जो है आजू बाजू के, उनको भी जो बड़ी मात्रा में जो है वो थोड़ा बहुत नुकसान यहाँ पे होता हुआ हमें दिखाई देता है। तो ये सभी इमेज देखने के बाद हमें भूकंप कितने विनाशकारी होते हैं, यह आप लोग एक अंदाज जो है वह लगा सकते हो सकता है भूकंप होते हुए हम लोगों ने प्रत्यक्ष रूप से नहीं देखे हो, लेकिन इस चित्र के माध्यम से हम लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि भूकंप कितने विनाशकारी होते हैं। यहाँ पे भूकंप के सबसे पहले बच्चों हम देखेंगे भूकंप किसे कहते हैं। भूपृष्ठ के नीचे होने वाली हलचलों के कारण भूपटल पर भारी दबाव निर्माण होता है। यह दबाव विशिष्ट सीमा से अधिक उत्पन्न होने पर वहां की ऊर्जा का उत्सर्जन होता है। इन ऊर्जा तरंगों के कारण ऊर्जा लहरें निर्माण होती है, जिससे पृष्ठ पर कंपन होता है और उसे हम भूकंप कहते हैं। मतलब भूकंप होने के लिए भूपृष्ठ के नीचे जो हलचलें होती है उनका जो दबाव होता है ये भूपटल पर पड़ता है और वहां पे ऊर्जा का उत्सर्जन होता है। उत्सर्जन मतलब क्या? बाहर निकलने की क्रिया। उत्सर्जन होता मतलब वह जो ऊर्जा होती है अपने भूपृष्ठ के नीचे वह बाहर निकालने की कोशिश करती है और इन ऊर्जा के कारण तरंगों की लहरें निर्माण होती है। लहरें, और जिससे भूपृष्ठ के कारण ऊर्जा लहरें निर्माण होती है और जिससे भूपृष्ठ पर कंपन होता है और उसे हम भूकंप कहते हैं। भूकंप तीव्रता यह रिक्टर इकाई में भूकंप मापक यंत्रों द्वारा मापी जाती है। मतलब भूकंप जो होता है तो उसका जो अंदाज है वो भूकंप मापक द्वारा, यंत्रों द्वारा ही मापा जाता है कि भूकंप की तीव्रता कितनी थी। भूकंप के कारण यहाँ पे दिए गए बच्चों, भूपटल का सरकना, भूपटल का एक दूसरे से टकराना, भूपटल के निचले चट्टानों में भ्रंश मतलब दरार निर्मित होना, भूपटल के आंतरिक भागों में तनाव निर्माण होकर
चट्टानों में भ्रंश होना, ज्वालामुखी का विस्फोट होना। ये भूकंप के कारण बताए गए हैं। भूकंप के कारण में भूपटल का सरकना, जब भूकंप होता है तो भूपटल जो होते हैं वह इधर उधर सरकने लगते हैं, उसके बाद वह एक दूसरे से टकराते हैं। उसके साथ साथ भूपटल के निचले चट्टानों में भ्रंश दरार निर्माण होती है, जो भूपटल की निचली जो चट्टानें होती है, और भूपटल के आंतरिक भागों में तनाव निर्माण होता है, और तनाव निर्माण होकर वह चट्टाने को जो है वह उनमें दरारें पड़ती है। ज्वालामुखी का विस्फोट होना, ज्वालामुखी के विस्फोट के कारण भी भूकंप यह होते रहते हैं। तो इस प्रकार यहाँ पे हमने भूकंप किसे कहते हैं इसकी जानकारी जो है वह हम लोगों ने यहाँ पे प्राप्त की है। अब देखेंगे बच्चों, ये देखो यहाँ पे आपको एक चित्र देख रहे हो आप लोग, ये दो है। ऊपर में जो आप लोग देख रहे हो यह साधारण भूकंप मापक यंत्र है, और उसके नीचे जो है वो ग्राफ बना हुआ है, तीव्रता का ग्राफ। ये साधारण भूकंप मापक यंत्र है, और इसके जो नीचे है यह आधुनिक भूकंप मापक यंत्र है, जिसे सिस्मोग्राफ भी बोला जाता है। ये जो आप लोग देख रहे हो इसे सिस्मोग्राफ के माध्यम से जाना जाता है। ये दोनों भूकंप मापक यंत्र है, इसके माध्यम से भूकंप की तीव्रता कितनी है वह मापी जाती है, और इसके लिए रिक्टर इकाई यह मापन जो है इसको ध्यान में लिया जाता है, और रिक्टर इकाई के माध्यम से ही इसकी तीव्रता जो है वह गिनी जाती है। भूकंप आने के कारण में और एक बात मैं आपको बताऊंगा बच्चों, प्राकृतिक आपदाएं, भूकंप को हम लोग प्राकृतिक आपदाएं बोल सकती है। यह ऐसा नहीं कि कोई एक आदमी बोलेगा और भूकंप हो जाएगा। हाँ, वह भूकंप यह एक प्राकृतिक आपदा है, और कभी कभी वो मानव जनित भी हो सकती है। लेकिन भूकंप जो है वो भूगर्भीय दोषों के कारण होते हैं। आप लोगों के मन में सवाल आएगा कि भूकंप कैसे होते हैं, क्यों होते हैं। तो जब चलो में के जमीन के निचले हिस्से में जो भूगर्भीय दोष होते हैं, उन दोषों के कारण वहां पे कभी कभी आदि के कारण जो है वह भूकंप होने की संभावना जो है यहाँ पे अक्सर बढ़ जाती है। हमारे विश्व में ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, एशिया, यूरोप, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, ये 7 प्रमुख महाद्वीप है। ये सभी महाद्वीप जो है यह पृथ्वी का भूपटल ऐसे भूपट्टों से बने हुए हैं, और यहाँ पे पृथ्वी के भूगर्भ से निर्मित दबाव और तनाव से ही ये भूपट्ट पर विपरीत दिशा में फैल रहे हैं। भूकंपों की तरंगों की रिक्टर स्केल से 1 से 9 के अपने मापक पैमाने के आधार पर मापता है। ये जो भूकंप मापक जो यंत्र है, ये भूकंप मापक यंत्र जो होता है यह भूकंप की तरंगों को रिक्टर स्केल 1 से 9 तक के अपने मापक पैमाने के आधार पर मापता है। भूकंप द्वारा उत्सर्जित ऊर्जा
जो उसके द्वारा किए गए विध्वंस से सीधे संबंधित होती है। कंपन आयाम की 3/2 पावर के अनुपात में होती है। अंत में परिणाम में 1.0 का अंतर 31.6 गुना उत्सर्जित ऊर्जा के सदृश होता है। तो इस प्रकार यहाँ पे यह भूकंप मापक जो यंत्र है, यह भूकंप मापक यंत्र भूकंप की तीव्रता को मापने का काम यहाँ पे करता है। उसके बाद का घटक है बच्चों भूकंप नाभि एवं अधिकेंद्र। भूकंप नाभि, नाभि मतलब मध्य। भूकंप नाभि एवं अधिकेंद्र में भूपृष्ठ के नीचे होने वाली हलचलों के कारण भूपटल पर भारी दबाव निर्माण होता है। यह तनाव भूगर्भ में जहां पर खुलता है वहां पर ऊर्जा मुक्त होती है और वहां पर भूकंप का केंद्र होता है। वहां पर उस केंद्र को भूकंप नाभि कहते हैं। हमें परीक्षा में ये सवाल आ सकता है कि भूकंप नाभि किसे कहते हैं। तो यहाँ पे भूपृष्ठ के नीचे होने वाली हलचलों के कारण भूपटल पर भारी दबाव निर्माण होता है और यह तनाव भूगर्भ में जहां पर खुलता है वहां पे ऊर्जा मुक्त होती है और वहां पर भूकंप का केंद्र होता है। उस केंद्र को भूकंप नाभि कहते हैं। इस भूकंप केंद्र से सभी दिशाओं में ऊर्जा तरंगे फैलती है, सभी दिशाओं में, और यह ऊर्जा तरंगे भूपृष्ठ पर सर्वप्रथम पहुंचती है। अर्थात भूकंप नाभि से सर्वप्रथम पहुंचती है, अर्थात भूकंप नाभि से भूपटल तक जहां पर प्रथम भूकंप का कंपन होता है उस स्थान को भूकंप का अधिकेंद्र कहते हैं। मतलब जहां पे जो तरंगे है जहां पे पहुंचती है और अर्थात भूकंप नाभि से भूपटल पर प्रथम भूकंप का कंपन होता है उस स्थान को भूकंप का अधिकेंद्र कहते हैं। भूकंप का अधिकेंद्र यह भूकंप नाभि से लंबवत होता है। भूकंप नाभि से तनाव मुक्त होने पर ऊर्जा का उत्सर्जन सभी दिशाओं में होता है। यह ऊर्जा विविध तरंगों के माध्यम से भूपृष्ठ की ओर आती है और इन भूकंप तरंगों को प्राथमिक, द्वितीयक और भूपृष्ठीय तरंगे, मतलब जब भूकंप नाभि से तनाव मुक्त होकर जो ऊर्जा का उत्सर्जन जब सभी दिशाओं में होता है तो वहां पे हमें इन भूकंप की तरंगे निर्माण होती है। और वह तरंगे कौन कौन सी है? प्राथमिक, द्वितीयक एवं भूपृष्ठीय तरंगे। ऐसे तरंग के 3 प्रकार यहाँ पे हमें अध्ययन करना है। अब तरंग यानी क्या, तो हम उसको लहरें भी बोल सकते हैं। आपको पता होगा बच्चों, अगर तालाब में पानी होता है, उस तालाब में अगर हम लोग पत्थर मारते फेंकते तो आप अंदाज लगाओ कि वह पत्थर फेंकने के बाद पानी किस प्रकार का, पानी की हलचल होती है। अगर हम जोर से अगर पत्थर को पानी में अगर फेंकते हैं तो किस प्रकार की हलचल होती है। उस हलचल जिस प्रकार की होती है उसी प्रकार यह तरंगे, यह लहरें, यह भूपृष्ठ के नीचे जो ऊर्जा होती है उस ऊर्जा की होती है। और इसके लिए यहाँ पे हमें ये तीनों प्रकारों का अध्ययन जो है यहाँ पे करना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे प्राथमिक तरंगे। आपके सामने डायग्राम जो है, आकृति
2.12 भूकंप तरंगों के प्रकार, यह हम इस आकृति 2.12 के माध्यम से समझने की यहाँ पे कोशिश करेंगे। प्राथमिक तरंगे कौन सी, जो आपके सामने यहाँ पे देख रहे हो आप लोग। भूगर्भ में ऊर्जा का उत्सर्जन होने पर यह तरंगे सबसे पहले भूपृष्ठ पर पहुंचती है। प्राथमिक तरंगे जो है यह सबसे पहले भूपृष्ठ पर पहुंचती है। भूकंप के केंद्र से पृथ्वी की त्रिज्या पर सभी दिशाओं से भूपृष्ठ की ओर द्रुत गति से आने वाली इन तरंगों को प्राथमिक तरंगे कहते हैं। जो भूकंप केंद्र से पृथ्वी की त्रिज्या पर सभी दिशाओं से भूपृष्ठ की ओर द्रुत गति से आने वाली इन तरंगों को प्राथमिक तरंगे कहते हैं। इन तरंगों के कारण चट्टानों के कणों की हलचल ऊपर नीचे होती है, इसलिए इन तरंगों को आगे पीछे होने वाले तरंगे भी कहा जाता है। ये तरंगे ठोस, द्रव एवं वायु इन माध्यम से प्रवाहित होती है। यहाँ पे एक बात आप रखिए, प्राथमिक जो तरंगे होती है बच्चों, वह ठोस हो सकती है, द्रव रूप में हो सकती है और वायु रूप में हो सकती है। यहाँ पे एक बात मैं बताना चाहूंगा, परीक्षा में हमें प्राथमिक तरंगे जो होती है वह किस माध्यम से प्रवाहित होती है, तो यह आपको ध्यान में रखना है। प्राथमिक तरंगे जो होती है बच्चों, वह ठोस, द्रव एवं वायु इन तीनों माध्यम से जो है यह प्रवाहित होती है। केवल द्रव रूप पदार्थ प्रावरण से प्रवाहित होते समय दिशा में परिवर्तन होता है। प्राथमिक तरंगों के कारण भूपृष्ठ पर स्थित इमारतें हिलने लगती है। जैसे कि आप लोग यहाँ पे डायग्राम में आप लोग देख रहे हो, ये प्राथमिक तरंगे है। यहाँ पे सीधे भूपृष्ठ की ओर जाते हुए हमें दिखाई देती है, और इस प्रकार यह प्राथमिक तरंगे जो है यह ठोस, द्रव एवं वायु इन तीनों माध्यम से प्रवाहित होते हुए दिखाई देती है। उसके बाद है बच्चों द्वितीयक तरंगे। द्वितीयक तरंगों में यहाँ पे यह तरंगे भूपृष्ठ पर प्राथमिक तरंगों के बाद पहुंचती है। इन्हें द्वितीयक तरंगे या टेस्ट तरंगे भी कहते हैं। यह जो द्वितीयक तरंगे जो होती है यह प्राथमिक तरंगों के बाद भूपृष्ठ पर यह पहुंचती है, और इसके लिए इनको द्वितीयक तरंगे कहते हैं। यह तरंगे नाभि केंद्र से ही सभी दिशाओं में फैलती है। इनकी गति प्राथमिक तरंगे से कम होती है। नाभि, यहाँ पे जो भूकंप नाभि है, इन दिशाओं से यह द्वितीयक तरंगे जो है यह सभी दिशाओं में फैली हुई यहाँ पे हमें इस आकृति क्रमांक 2.12 में हमें दिख रही है। इस प्रकार यह फैली हुई यहाँ पे द्वितीय तरंगे जो है वह दिखाई दे रही है, सभी दिशा में फैलती है। प्राथमिक तरंगों से इनकी गति थोड़ी कम होती है। इन तरंगों के कारण मार्ग में कणों की हलचल ऊपर नीचे होती है। यह तरंगे सिर्फ ठोस पदार्थों से ही प्रवाहित होती है, किंतु द्रव पदार्थों से प्रवाहित नहीं होती, बल्कि खंडित हो जाती है। इन तरंगों से मकान हिलते हैं। फलस्वरूप यह तरंगे प्राथमिक तरंगों से अधिक विनाशकारी होती है। यहाँ पे एक बात आप ध्यान में रखिए, द्वितीयक तरंगे जो होती है बच्चों, यह खाली ठोस पदार्थ से प्रवाहित होती है। आपको एक बात ध्यान में रखना है, जैसे मैंने बताया कि प्राथमिक तरंगे जो होती है यह ठोस, द्रव और वायु इन तीनों माध्यम से प्रवाहित होती है, लेकिन द्वितीयक तरंगे जो होती है
यह ठोस पदार्थों से प्रवाहित होती है, किंतु द्रव पदार्थ से प्रवाहित नहीं होती, वह खंडित होती है। और यह जो द्वितीय तरंग जो है, यह प्राथमिक तरंगों से अधिक विनाशकारी होती है। मतलब अगर यह इस प्रकार के भूपृष्ठ के नीचे अगर यह हलचल अगर होने लगी तो वहां पे अधिक विनाशकारी जो है वह हो सकता है। उसके बाद नंबर 3 है भूपृष्ठीय तरंगे। भूपृष्ठीय तरंग में भूपृष्ठ पर प्राथमिक और द्वितीय तरंगे पहुंचने के बाद उसका प्रभाव भूपृष्ठ पर पड़ता है। यहाँ पे देखिए, ये हो गया भूपृष्ठ। यहाँ पे इनका जो प्रभाव जो है वह सीधा भूपृष्ठ के ऊपर इन तरंगों का प्रभाव जो है वो होता हुआ हमें यहाँ पे दिखाई देता है, जिससे नई तरंगे निर्मित होती है। यह तरंगे परिधि की दिशा में फैलती है, लंबाई में फैलती है। ये जो यहाँ पे हम बोल सकते हैं, ये परिधि दिशा जो है, ये चारों साइड से ये तरंगे जो है, भूपृष्ठीय तरंगे जो है, वह हमें यहाँ पे फैलती हुई दिशा में फैलने का काम करती है। यह तरंगे अधिक विनाशकारी होती है। भूपृष्ठीय तरंगे जो होती है, यह सबसे अधिक जो है यह विनाशकारी जो है वह होती है। तो इस प्रकार यहाँ पे हमने भूकंप तरंगों में प्राथमिक तरंगे, द्वितीयक तरंगे एवं भूपृष्ठीय तरंगे, ऐसे 3 प्रकारों का अध्ययन जो है वह हमने यहाँ पे किया है। अब ये 2 जो चित्र आप देख रहे हो, यहाँ पे आपको पता चला कि यहाँ पे यह विद्यार्थियों को रस्सी के छोर पकड़कर खड़ा कीजिए। एक विद्यार्थी को रस्सी ऊपर नीचे झटकने के लिए कहिए और निरीक्षण करिए। हम निरीक्षण कर सकते हैं। यह 2 विद्यार्थी जो है नीचे वाले आकृति में देखिए, यहाँ पे ये लोग जो है वह रस्सी को पकड़े हुए हैं और रस्सी को पकड़ने के बाद जब इनको रस्सी को ऊपर नीचे झटकने के लिए बोला है तो वहां पे देखो ऐसे लहरें निर्माण हुई है। तो सेम बच्चों इसी प्रकार भूगर्भ के अंदर जो ऊर्जा का निर्माण होता है तो वह ऊर्जा इसी प्रकार जो है वह उत्सर्जित होती है। जो तरंगे की हम लोग बात कर रहे थे, तो ऐसे ही तरंगे भूपृष्ठ के नीचे जो है वह उत्सर्जित होते हुए दिखाई देती है। और यहाँ पे इस प्रकार हमने इन तीनों भूकंप की जो तरंगे है इनका अध्ययन जो है वह कर चुके हैं। अब इसके बाद है भूकंप के परिणाम। भूकंप के परिणाम बच्चों, अब भूकंप की बात करते हैं, परिणाम का अंदाजा आप लोगों को आ चुका होगा। शुरुआत में ही हम लोगों ने यहाँ पे जो कुछ चित्र मैंने दिखाए थे, भूपृष्ठ पर भूकंप के जो परिणाम है यहाँ पे दिए गए। भूकंप के परिणाम हमें एग्जाम में भी सवाल आता है। भूपृष्ठ पर दरारें पड़ती है, जो हमारा भूपृष्ठ होता है, धरती होती है, वहां पे दरारें पड़ती है। भूसंखलन होकर चट्टाने गिरने लगती है। भूसंखलन होता है, जमीन जो होती है वो अंदर घिस जाती है और चट्टाने गिरने लगती है। कई बार
भूजल के मार्ग में परिवर्तन आ जाता है। जो भूजल के जो मार्ग होते हैं उनमें बाधाएं निर्माण होती है भूकंप के कारण, और वह उसमें परिवर्तन आ जाता है, जैसे कुएं में पानी आ जाना या कुएं सूख जाना। इस प्रकार कुछ प्रदेश में ऊंचे उठ जाते हैं तो प्रदेश धस जाते हैं। जहाँ पे भूकंप होता है अक्सर बच्चों, वहां पे कुछ प्रदेश जो है ऊंचे उठ जाते हैं, मतलब जो भूपृष्ठ के नीचे वाली जो मिट्टी है वह ऊपर आ जाती है, और कुछ जो ऊपर वाली जो मिट्टी है वह नीचे दब जाती है। तो इस प्रकार यह भी ये परिणाम जो है वह यहाँ पे बताया गया है। उसके साथ साथ समुद्र में सुनामी लहरें का भी निर्माण होता है। उन लहरों से किनारों पर बड़ी मात्रा में जीव एवं वित्त हानि भी होती है। मतलब जीव एवं वित्त हानि मतलब क्या, कि इंसान की जान भी जा सकती है, और वित्त हानि मतलब हमारा नुकसान, जो आर्थिक नुकसान है वो भी, वित्त हानि भी हो सकती है। हिमाच्छादित प्रदेशों में हिम की चट्टानें गिरती है, जहाँ पे बर्फबारी होती है। जो हिमाच्छादित प्रदेश जो होते हैं बच्चों, वहां पे अक्सर हिम की चट्टानें गिरने लगती है। मकान गिरने से वित्त हानि और जीवित हानि होती है। सबसे पहला नुकसान जो बच्चों यहाँ पे जिस क्षेत्र में भूकंप होता है, यहाँ पे मकान गिरते हैं, बिल्डिंगे गिरते हैं, इसके हमारा वित्त हानि हो सकता है। और हो सकता है भूकंप के समय मकान के अंदर अगर जो लोग रहते हैं तो वहां पे वहां का मृत्यु भी जो है वह हो सकता है। मतलब वित्त हानि और जीवित हानि भी होती है। यातायात मार्ग बाधित हो जाते हैं, जैसे कि सड़क है, भूकंप हो गया तो सड़कों में दरारें पड़ जाएगी, और इसके जो यातायात के जो मार्ग है वह यातायात के मार्ग में बाधाएं जो है वह निर्माण हो जाती है। संचार व्यवस्था अस्त व्यस्त हो जाती है। जो हमारी संचार व्यवस्था है, संचार व्यवस्था में हम लोग बोल सकते हैं मोबाइल, दूरध्वनि, टीवी के टावर, मोबाइल टावर, जिसके कारण हम लोग एक दूसरे से बात करते हैं। हो सकता है तो हमारी जो संचार व्यवस्था है वह भूकंप के कारण जो है वो बड़ा नुकसान हो सकता है। बिजली के जो बड़े बड़े जो जहाँ पे बिजली प्रवाहित होती है, उस बिजली के प्रवाहित होने वाले जो वायर्स होते हैं वो भी जो है उसके कारण टूट फूट जाते हैं। ये सभी परिणाम जो है बच्चों यह के बाद यहाँ पे दिखाई देते हैं। यहाँ पे बच्चों मैंने पहले ही बताया, यह निम्नलिखित चित्र देखने के बाद आप लोगों को पता चलेगा कि भूकंप के परिणाम कितने भयावह होते हैं। यह सभी इमेज को अगर आप लोग देखते हो तो आप लोग अंदाजा लगा सकते हो कि भूकंप कितने विनाशकारी होता है। यहाँ पे सभी चित्र का तो आप लोगों को यहाँ पे करना है। यहाँ पे एक लाइन वाला है कि भूकंप के समय किस प्रकार की सावधानी बरतनी चाहिए। प्राकृतिक आपदाएं जो होती है तो यह प्राकृतिक हम उस समय कौन सी सावधानी बरतनी चाहिए। भूकंप अगर अचानक भूकंप की बात अगर आती है तो हो सकता है हम कुछ सावधानी अगर बरतते हैं तो हमें अपनी जो जीवित हानि को हम रोक सकते हैं। तो उस समय हम लोग क्या कर सकते हैं, हो सकता है भूकंप के झटके अगर आते हैं, भूपृष्ठ अगर हिलने लगता है तो हम तुरंत अपने मकान से खुली जगह में निकल सकते हैं, वहां पे जा सकते हैं जहाँ पे आजू बाजू में मैदान हो। उस मैदान में अगर हमें घर के बाहर निकलने का मौका नहीं मिलता है, हम खुली जगह में नहीं जा सकते, तो हमारे घर में जो टेबल बेंच जो होते हैं, टेबल के नीचे भी हम लोग जाकर रह सकते हैं।
ताकि कोई भी अगर बच सके। इस टाइप का भी काम कर सकते हैं। आप लोग रास्ते में हो, सड़क से जा रहे हो, तो उस समय आप लोग एक जगह रुकना चाहिए। दूसरी बात, उस समय हम लोगों को कोई भी मकान के नीचे या बड़ी बड़ी इमारती के नीचे खड़े नहीं रहना चाहिए। यह सभी सावधानियां अगर हम लोग बरतनी चाहिए तो भूकंप से यहाँ पे हम जीवित हानि जो है उस जीवित हानि को रोक सकते हैं। करने से, यह सावधानी करने से हम भूकंप आने पर अपने खुद की जान को जो है वह बचा सकते हैं। तो इस प्रकार आज के इस पाठ क्रमांक 2 आंतरिक हलचलों में हम लोगों ने भूकंप से होने वाले परिणाम, कारण, भूकंप मापक यंत्र, साधारण भूकंप मापक यंत्र दिया उसने, इसके माध्यम से उसका भूकंप की तीव्रता किस प्रकार मापी जाती है हमने लिए। भूकंप नाभि एवं भूकंप अधिकेंद्र, प्राथमिक तरंगे, तरंगे, भूपृष्ठीय तरंगे, उसके साथ साथ यह सभी भूकंप तरंगों के प्रकारों का अध्ययन जो है वो हमने किया है। उसके बाद भूकंप के परिणाम, और भूकंप के परिणाम के बाद भूकंप आने के बाद कौन कौन सी सावधानी बरतनी चाहिए, इन सभी की विस्तृत जानकारी जो है वह आज के इस क्लास में हम लोगों ने यहाँ पे ली है। धन्यवाद। थैंक यू। तो आज के इस ऑनलाइन क्लास में हम लोगों ने पाठ क्रमांक 2 आंतरिक हलचल के अंतर्गत भूकंप इस घटक की जो जानकारी है वह जानकारी प्राप्त की है। इसके अंतर्गत प्राथमिक तरंगे, द्वितीयक तरंगे, भूपृष्ठीय तरंगे तथा भूकंप के परिणाम, इन सभी घटकों का अध्ययन जो है वह यहाँ पे हम लोग पूर्ण कर चुके हैं। धन्यवाद।